हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन माध्यमिक परीक्षा आरबीएससी क्लास 10th मॉडल पेपर सॉल्यूशन करेंगे। विषय रहेगा आज का हमारा सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। ठीक है, आपको समय मिलता है कितने का, 2:45 और पूर्णांक होते हैं आपके इतने। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो मॉडल पेपर है वो 4 खंडों में बटा होता है। पहला खंड होता है खंड ए, फिर होता है खंड ब, फिर होता है खंड स और फिर होता है खंड द। यानी ये 4 खंडों में बटा है अपना मॉडल पेपर। तो अपन एक एक खंड को लेकर चलेंगे। क्या करेंगे अपन? एक एक खंड को लेकर चलेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे आराम से। अगर मैं एक ही वीडियो में पूरे का पूरा मॉडल पेपर अगर सॉल्यूशन करा देता हूँ तो वो आपके लिए भी घिच-पिच हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। एक एक की तैयारी करो, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। इस बार अपना जो टारगेट है वो कितना है? 100 का। कितना है? 100 का। तो इसी हिसाब से अपन को लेकर चलना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज अपन किसका देखने वाले हैं? खंड ए का देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? खंड ए का सॉल्यूशन देखेंगे। आज अपन खंड ए का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पूरे सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बीच बीच में मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आएगी और क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी याद होंगे, है ना। तो मेरा तो मानना यह है कि पूरा वीडियो एक बार देख लो, कवर अप कर लो पूरा वीडियो एक बार देखकर, फिर उसके बाद पीडीएफ खोलोगे तो आराम से अपने आप से करना क्वेश्चनों को, तो मज़ा आएगा। सॉल्यूशन का आपको डिस्क्रिप्शन पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे आज खंड ए का सॉल्यूशन। तो खंड ए में मुख्य तरीके से 3 प्रकार के क्वेश्चन है। खंड ए में मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर आएंगे रिक्त स्थान, फिर आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 3 तरह के क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। एक एक को बारी बारी से करते हुए चलेंगे ताकि किसी भी तरीके का डाउट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सबसे पहला क्वेश्चन अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? देखिए, अगर आपके पास जो बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है वो अगर नहीं है तो उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा वहाँ पर। लेकिन ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है, मतलब मेरे द्वारा बनाए गए जो मॉडल पेपर है ना, उसमें से सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है और आंसर लिखा है, ताकि ज़्यादा अपन को मिक्सअप ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से अपन को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर है। जैसे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, आप देख सकते हैं। दूसरा है जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो वह है बहादुरी का। किसका प्रतीक है? बहादुरी का। तीसरा प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। कैसा है? अनवीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है, तो वो राजस्थान हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, आगे है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। 7वां प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 8वां प्रश्न है केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है? केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है। 9वां क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं
तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका से होता है। हमारा अभिप्राय क्या होता है कि समाज द्वारा जो स्त्री और पुरुष को दी गई असमानता है उसके विषय में। 10वां प्रश्न है, मध्य आय वर्ग वाला देश है। मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। 11वां प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को। किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र को। 12वां प्रश्न है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। क्या है? वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान। पहला है रिक्त स्थान, अफ्रीका में डैश नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी, तो हुई थी रीडर पेस्ट। क्या है? रीडर पेस्ट। दूसरा है, भारत के कुल डैश प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थिति है। कितनी है? 21.67%। देखिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो निसंदेह तौर पर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके की और भी अन्य वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि मैं इस प्रकार की जो भी नई वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, डैश अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है, तो यह है वर्ण व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, है ना। चौथा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और डैश के आधार पर करती है। डैश यानी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है। 5वां फिलिंग द ब्लैंक्स है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश कहलाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। छठा प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को डैश कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। अति लघुतात्मक प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है। पहला जो अति लघुतात्मक प्रश्न है वो है आपके समक्ष, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से समझना, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों को भेजे जाते थे, उसे मजदूर और मालिक गिरमिट कहते थे। क्या कहते थे? गिरमिट कहते थे। इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर गिरमिटिया कहलाते थे। ध्यान से सिंपल समझेंगे तो गिरमिटिया जो है वो मजदूरों को कहा जाता था, और ये वो मजदूर होते थे जो कि हर साल क्या थे? हर साल दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजे जाते थे, है ना। तो ये पहला है, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, वीटो यानी निषेधाधिकारी किसे कहते हैं? तो ये होता है वीटो, लैटिन शब्द का अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। वीटो मतलब होता है मैं निषेध करता हूँ। किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। वीटो क्या होता है? साफ तौर पर एक अधिकार होता है। क्या होता है? एक अधिकार होता है। और ये किस प्रकार का अधिकार होता है? मान लीजिए कानून बना और कानून को एक तरफा रोकने के लिए जो अधिकार यूज में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, उसी को ही हम वीटो कहते हैं या निषेधाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये था मेटरनिक का। ठीक है। चौथा प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। तो नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण की जा सकती है। ठीक है। 5वां प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है झूम। क्या कहा जाता है? झूम। छठा प्रश्न है, किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। जूट। क्या हो जाएगा? जूट। 7वां प्रश्न है, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संशोधन किए? तो कितने संशोधन किए थे? 4 बार। ये देखिए ये जो मॉडल पेपर है उसमें 1973 लिख रखा है और ये है टोटल 1993। तो आप इसको थोड़ा सही करना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो 1993 है इसकी जगह मॉडल पेपर में 1973 दे रखा है, तो थोड़ा वहाँ पर संशोधन करने की ज़रूरत है। वो 1973 नहीं है,
3 साल में 4 बार संशोधन कैसे हो जाएंगे, आप ही सोचिए। तो कितने हैं वो, 1993 है, ठीक है। आगे लिख रखा है सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण से आपका क्या आशय है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से आशय है कि सत्ता का किसी एक इकाई को ना देकर अलग अलग इकाइयों में सत्ता को बांट देना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या होता है इसके अंदर कि जो सत्ता होती है, सत्ता मतलब होता है पावर। मोटे मोटे तौर पर सत्ता को क्या कहते हैं, पावर या शक्ति। शक्ति को किसी एक इंसान के हाथों में ना देकर हम शक्ति को क्या करते हैं, अलग अलग इंसानों के हाथों में दे देते हैं और वो अपने अपने एरिया के अनुसार काम करता है। जैसे कि चोर को पकड़ने का अधिकार जो है, शक्ति जो है वो पुलिस के पास है ना। प्रधानमंत्री इसमें कुछ भी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ये शक्ति हम प्रधानमंत्री को दे देते हैं कि आप चोर को पकड़ो और आप ही है ना सारा काम, मिलिट्री जो आतंकवादी उनको रोको, तो और इन सब का अगर ठेका हम किसको दे दें या शक्ति किसको दे दें, प्रधानमंत्री को दे दें, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए, और ये फर्जीवाड़ा भी हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी सत्ता को उच्च से निम्न तक, अर्थात देश से लेकर गांव सबसे छोटे तक शक्ति को क्या करा जाता है, बांटा जाता है, उसका बंटवारा होता है। इसी को ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। नवा प्रश्न, कार्लोस, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में एक क्या समानता थी। तो इन तीनों में एक समानता थी कि वह सब नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। क्या थे, नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। 10वां प्रश्न, नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय साधन पौधे और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने अनवीकरणीय का लिखा नहीं है, तो आप देख लेना, सरल ही है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं गैर नवीकरणीय जो होता है ना, इसका आप बताएंगे मेरे को। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय समझाइए। अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय समझाइए। परिवहन एवं भंडारण में अधिक पैसा खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसका आप छोटा सा एक ही लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो यह है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति में मुख्य कारक है ना। तो आज की वीडियो का यहीं समापन करते हैं। खंड ए का हमने पूरा सॉल्यूशन देखा। खंड ब, स और द इसी तरीके से आपको मिलेंगे पीडीएफ सहित, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर कोई आपकी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।